बीपीएससी एडू एडुटेरिया सहायक सीरीज 2.0 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये शेड्यूल दिया गया है। आज हम लोग पहला टेस्ट कंप्लीट करेंगे। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। जो पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। इस सहायक सीरीज का ये पूरा शेड्यूल है। यहाँ पर देख सकते हो टोटल 20 टेस्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी शेड्यूल के अनुसार आपको यहाँ पर चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। पहला टेस्ट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप लोग। जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ परीक्षा वाटिका, और इसका लिंक भी मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में। अगर व्हाट्सएप पर चाहते हो आप लोग, ये नंबर है 8676934039। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ ले सकते हो। जनरल स्टडीज का ये पेपर है, यानी कि एडीओ की बात करें तो एडीओ में जनरल स्टडीज आता है दूसरे पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है और कहा जा रहा है कूट की सहायता से चूज करने के लिए कौन सा सही है। पहले स्टेटमेंट को देख लेते भाई कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये आज स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिया गया है पहला, ये वाला, क्योंकि जो गारो खासी जयंतियां हैं मेघालय पठार का भाग होगा और प्रायद्वीपीय पठार में छोटा नागपुर पठार का विस्तार यहाँ पर होता है, तो ये वाला सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। ये भी सही दिया गया है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में मुख्य हिमालय और दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है और एक प्राचीन विवर्तनिक झील घाटी है। और इसी घाटी का विकास जो है ना भारतीय और यूरोशियन प्लेट के टकराव के कारण जो हुआ था ना, हलचल इसी में बना था, जिसमें बाद झेलम नदी बना, हिमनद द्वारा इसको आकार दिया गया है। ये सारे चीज आप लोग देखे होंगे। तीसरा स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। ये भी यहाँ पर इजिली सही हो गया, क्योंकि गंगा मैदान का निर्माण जो है हिमालय के उत्थान और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के बीच धंसने से बने अग्रगर्त में जलोढ़ के निक्षेपण से हुआ था, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चौथा देखिए क्या है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट प्लस चीनी प्लेट के त्रिकोणीय आविष्करण से फलस्वरूप हुआ। चीनी प्लेट इसमें नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। 1, 2 और 3 यहाँ पर देखिए, 1, 2 तथा 3 पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये वाला यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है, तो यही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भौमीय दृष्टि से भारतीय प्रायद्वीप भारत का सबसे प्राचीन भूस्थिर भाग है, जो कि प्राचीन गोंडवाना लैंड का पार्ट रह चुका है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से पुरानी आग्नेय रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैली जैसे ग्रेनाइट से बना है। हिमालय जो है विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला में से जाना जाता है, जो कि लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना था। अभी मैंने ऊपर भी बताया, ये पर्वत जो है ना टेथिस सागर में जो जमा अवसाद का संकुचन है इसी से बना है, जबकि भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना था। और इस पर्वतमाला की बात कही जाए तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन, ये चीन वाला जो तिब्बत का जो चीन का पार्ट है, यहाँ तक इसका विस्तार पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा, ये गलत दिया गया है, क्योंकि भूगर्भिक हलचल जो हुआ था, टेक्टोनिक गतिविधि हुआ था, इसके कारण भूमि के जलमग्न होने से हुआ था, ना कि नदियों के जमाव द्वारा। टेक्टोनिक थ्योरी में यहाँ पर जो हुआ था ना, भूमि जलमग्न हो गया था, इससे बना था ये। तो यहाँ पर दिया गया था नदियों की जमाव, ये गलत था, भूमि के जलमग्न होने से ये बना था। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश से सदिया यानी असम में प्रवेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, विकल्प ए, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यही दिहांग नदी आगे चलकर दिबांग और लोहित से मिलती है ना। ये दिहांग नदी जो है ना, कौन कौन सी, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिबांग प्लस लोहित नदी से मिल जाती है, तो बाद में जाकर यही नदी कहलाती है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बाएं किनारे की सहायक नदियां और दाएं किनारे की सहायक नदियां जो ब्रह्मपुत्र की है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी लिख लीजिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब लिख लीजिएगा ब्रह्मपुत्र का दायां और बायां किनारा, ठीक है। पहले लिखिएगा बायां
बाएं, दूसरी तरफ लिखिएगा दाएं। जो सहायक नदियां, हाँ, बाएं किनारे से इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? लहासा, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा नाम, न्यांग नदी, जो बाएं किनारे से इसकी सहायक है। फिर लोहित हो जाएगी, लोहित। चौथा लिखिएगा धनाश्री, धनाश्री। और पांचवा हो जाएगा कोलोंग, कोलोंग नदी। ये सारी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है बाएं किनारे से, ठीक। अब राइट साइड से देखिए, कामेंग नदी हो जाएगा, कामेंग। दूसरा लिखिएगा मानस नदी, मानस। तीसरा हो जाएगा हमारा जलढाका, नदी का नाम है जलढाका। चौथा नाम है हमारा तीस्ता। और पांचवा नाम हो जाएगा सुबनसिरी। सुबनसिरी के बारे में पूछा भी गया था बीपीएससी में पिछले बार, ठीक है। ये सारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, एक बाएं तरफ से है, ये सारी नदियां दाएं तरफ से सहायक नदी के रूप में काम करती है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण यानी रीजन कहा गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कूट से सही उत्तर चुनने को। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। असर्शन जो दिया गया है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये वाला बिल्कुल सही है। गंगा नदी का ना अत्यधिक प्रदूषण होना एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता भी बना हुआ है, जो मुख्य रूप से अनियंत्रित औद्योगिक कचरे, लगभग जो उद्योग है ना, इंडस्ट्री से 20% कचरा निकलता है जो गंगा नदी को गंदा करता है। लगभग 3000 MLD। और धार्मिक गतिविधि जो पूजा पाठ है उसमें भी गंगा नदी यहाँ पर दूषित हो रही है। 2025 में इसे भारत की सबसे प्रदूषित नदी में से एक माना गया था, जिसके कारण इसका पानी स्नान के लिए, पीने योग्य के लिए तो है ही नहीं, स्नान के लिए भी खतरा माना गया। तो देख लीजिए दूसरा है रीजन, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अत्यधिक प्रदूषित होती है। बिल्कुल सही है, पूजा पाठ होगा वहां पर तो निश्चित रूप से वहां पर गंदगियां फैलेगी। तो ये वाला यहाँ पर सही दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं जैसे देखिए दूसरे देश में नदी को नदी ही रहने दिया गया है, कितनी साफ है। भारत में नदी को एक धार्मिक रूप से जोड़ा गया है, जिसके कारण गंदगी होती है, लेकिन इतनी भी गंदगी नहीं होती है जितना होना चाहिए। तो ऐसा रीजन नहीं कहा जा सकता है। तो ये वाला वही गलत होना चाहिए और पहला सही होना चाहिए। असर्शन सही है, रीजन गलत होगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा? असर्शन सही है परंतु रीजन गलत है, विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें। यह है बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी हो जाएगा विकल्प बी। और दामोदर घाटी परियोजना जो डीवीसी है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो 7 जुलाई 1948 को झारखंड और पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण सिंचाई जल विद्युत के लिए स्थापित किया गया था। कौन कौन सा? झारखंड और वेस्ट बंगाल के लिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण है। मौसमी विस्थापन किसका कारण हो जाएगा? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। पहला विकल्प यहाँ पर सही है। गर्मी में भूमि के तेजी से गर्म होने और समुद्र के ठंडा होने के कारण वायु दाब में अंतर होता है, जिससे हवाई समुद्र से स्थल की ओर जाएगी। फिर गर्मियों में ही भारतीय भूभाग के अत्यधिक गर्म होने के कम दबाव और सर्दियों के उच्च दबाव विकसित होंगे, जिससे हवा क्या होगी? हवा की दिशा में मौसमी बदलाव होते रहेगा। तो ये स्थल और समुद्र का विभेदी तापन हो सकता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। बारिश होता है तो भारत का जो नदी तंत्र है ना, भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत है, जिसे मुख्य रूप से हिमालयी जो 12 और प्रायद्वीपीय वर्षा आधारित है, इस नदी में बांटा गया है। तो देश का लगभग 77% जो पानी होगा, 77% जो जल होगा, बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है बह के, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना का सबसे बड़ा तंत्र है, जो 43% इन नदियों से बह करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, फिर उधर नर्मदा, कावेरी, ये सारी नदियां प्रणाली जो है ये भी बह करके उधर गिर जाती है। तो यहाँ पर पानी टिक नहीं पाता है, जिसके कारण प्यासी धरती कहा जाता है इंडिया को। अगला देखिए, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई विकल्प सी वाला,
खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है। ये सही है, क्योंकि जो है ना बंगाल की खाड़ी का शंक्वाकार बनावट जो है ना दक्षिण से उत्तर की ओर चक्रवात का मार्ग यहाँ पर छोटा होते चला जाता है, बिल्कुल इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर संकीर्ण हो जाता है, मुंह इसका मुहाना छोटा हो जाता है, जिससे क्या होगा, उसकी पवन प्रणाली और ऊर्जा एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित हो जाएगी। परिणाम क्या आएगा, तो चक्रवात पूर्वी तट जो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की ओर निर्देशित होता था, अधिक तीव्र हो जाएगा और तट के निकट पहुंचेगा। उस समय तूफानी ज्वार भी तीव्रता के साथ बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ क्या होगा, उच्च समुद्री तापमान होगा, नमी की अधिकता होगी और यहाँ पर पवन जो होगा ना कम होगा और ऊर्ध्वाधर होगा। जैसी ऐसी अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाएगी, चक्रवात की तीव्रता और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर बात की जाए, अरब सागर यहाँ पर अपेक्षाकृत कम अनुकूल होने के वजह से पश्चिमी घाट पर चक्रवात कम आएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखना होगा। शंक्वाकार बनावट यहाँ पर बहुत मायने रखता है। आगे देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन या कारण यानी रीजन कहा गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला देखिए, असर्शन हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो एक बात जान लीजिए, हिमालय दुनिया के सबसे युवा और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर पर्वत श्रृंखला में से जाना जाता है, जो कि अब भी विकसित हो रहा है। विकास पूरा ऐसा नहीं हुआ है। इस कारण वहां भूस्खलन और भूकंप आम हो गया, आते रहता है, जिसमें पिछले कुछ दशक में भूस्खलन की घटना में वृद्धि भी हुआ वहां पर। ये वाला भाई सही दिया गया है। रीजन है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ये भी सही दिया गया है। जो हिमालय क्षेत्र यहाँ पर पिछले कुछ वर्ष में सड़क निर्माण के लिए या फिर खनन, शहरीकरण, जल विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों के लिए यहाँ पर ना ज्यादा खनन भी हो रहा है, पहाड़ को तोड़ा भी जाता है। तो अनियोजित बड़े पैमाने पर काम हो रहे हैं। विशेष रूप से ढलानों को काट दिया जाता है, मिट्टी चट्टान की प्राकृतिक स्थिरता को नष्ट किया जा रहा है, जो कि आमतौर पर भूस्खलन की घटना को बढ़ावा मिल रहा है। तो दोनों चीज यहाँ पर सही है। लेकिन अगर कहा जाए कि रीजन असर्शन की व्याख्या भी कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पर भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। अगर कोई चीज मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो जबरदस्ती, तो उसमें वृद्धि नहीं हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक और प्राकृतिक रूप से होता, तब उसकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चीज देखा जाए तो दोनों चीज होगा। आप कर रहे हो, प्रकृति के द्वारा भी हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा क्या, असर्शन रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फिर से सेम है, स्टेटमेंट रीजन का क्वेश्चन है, कथन और कारण का। पढ़िए इसको, उसके बाद इसका सही जवाब दे देंगे। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। पश्चिमी तट जो होता है ना, पूर्वी तट चक्रवात द्वारा अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होगा। ये चक्रवात जो होगा ना, पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए कहाँ चला जाएगा, ओडिशा में एंट्री लेगा, उधर से बहते हुए फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर आकर के पश्चिम बंगाल से टकराएगा। साथ ही अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी ज्यादा गर्म होगी, आर्द्र स्थिति होगी और ऐसी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने के लिए सहायक होगी। स्टेटमेंट हो गया। रीजन को देखिए, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की अस्थायी मेखला में पड़ता है। ये वाला भाई गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है, क्योंकि भारत का पूर्वी तट जो है ना, मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर दिसंबर में इफेक्ट का आता है, तो वर्ष भर सक्रिय उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा की अस्थायी मेखला में होगा। तो ये वाला जो गलत दिया गया है, बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो होती है अधिकतर उष्ण कटिबंध यानी कि 10 से 30 डिग्री, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच महासागरीय क्षेत्र में सक्रिय रहेगा, जबकि भारत में मौसमी मानसून पवन प्रणाली यहाँ पर काम करता है। तो दूसरा कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। चक्रवात की अधिकता का वास्तविक कारण बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक जलवायु परिस्थितियां हैं, ना कि व्यापारिक हवा की मेखला। ठीक है, क्या जलवायु परिस्थितियां होगी, व्यापारिक हवा नहीं होगी। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, जलवायु परिस्थिति। ठीक है, जलवायु परिस्थिति हो गया यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। तो सीधा सीधा इसका जवाब दे देते हैं, स्टेटमेंट आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, एस सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा, विकल्प बी। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है। बिल्कुल सही दिया गया है। पादप कोशिकाएं क्या होती है, इसमें ना कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होगा। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी कठोर परत है
और ये सेलुलोज का बना होगा। ठीक, प्राणी झिल्ली की बात करें तो इसमें केवल कोशिका झिल्ली होगा, प्लाज्मा झिल्ली होता है। जो प्राणी कोशिका का बाहरी आवरण होता है इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित, इसमें नहीं होगा। ठीक, अब कोशिका झिल्ली क्या होता है भाई? तो पादप और प्राणी दोनों कोशिकाओं के में पाया जाता है और अर्धपारगम्य होता है। अब कोशिका झिल्ली जब हो गया तो कोशिका भित्ति भी जान लेते हैं क्या होता है। तो कोशिका भित्ति पादप को संरचनात्मक सहारा देता है, मजबूती प्रदान करेगा, जबकि कोशिका झिल्ली जो होगा दोनों प्रकार की कोशिका में पदार्थ का आगमन करते रहेगा, आवागमन को नियंत्रित करेगा। ये चीजें आपको समझने का जरूरत है। सारा 1 to 1, 1 by 1, कोशिका झिल्ली भी हो गया, कोशिका भित्ति भी हो गया, पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, सारा चीज देख लिए 1 by 1। यहाँ पर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, ध्वनि और प्रकाश तरंगे क्या होगी? तो इजिली पहला वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होगी, यहाँ पर सही हो गया। जो वायु में ध्वनि तरंगे होगी ना, मुख्य रूप से अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाएगी। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होगी जो कि संपीड़न और विदलन के रूप में यात्रा करेगी। इसके विपरीत अगर बात कही जाए प्रकाश तरंग, तो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ध्वनि तरंग जो होगी ना, अनुदैर्घ्य माध्यम में कम जो कण होते हैं तरंग की दिशा में समानांतर दोलन करेगा, और ध्वनि तरंग जो होगी यांत्रिक तरंग होने के कारण यात्रा के लिए हवा जैसे कि भौतिक माध्यम की आवश्यकता यहाँ पर होती है। फिर प्रकाश तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ दोलन तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत होगा। प्रकाश तरंगे विद्युत का क्या होगा? तो प्रकाश तरंगे जो होती है ना, विद्युत चुंबकीय होने के कारण इसमें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, निर्वात में भी यात्रा करेगा, जहां तहां ये फैलेगा। आगे देखिए, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन से कथन सही है? देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है, अपना रासायनिक फॉर्मूला दिया गया है, इसके संबंध में पूछा जा रहा है। क्या है? तो बिना बूझे चूने का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है ना बाबा, यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा है बुझे चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, अगर ये नहीं किया जाता तो ऊपर वाला, ये वाला तो सही हो गया भाई। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है। ये वाला स्टेटमेंट भाई गलत दिया गया है, ठीक ना, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना जो क्विक लाइम कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना या चूने का पानी जो कहा जाता है, इस अभिक्रिया का यूज दीवार पर सफेदी करने के लिए चूना बनाने में तो हो जाएगा, लेकिन अभिक्रिया जो दिया गया कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा देगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि CaOH2 बनाएगा। ये यहाँ पर नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना नाम से जाना जाता है, तो ये अकार्बनिक यौगिक ही बाबा सही दिया गया। तो दूसरा और चौथा हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? सही उत्तर दीजिए, तो सही हो जाएगा 2 और 4, विकल्प बी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुने, कौन सा हो जाएगा? तो ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है, ये वाला यहाँ पर सही दिया गया है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज के बहुलक हैं। किसके? दोनों के दोनों जो है ना ग्लूकोज के बहुलक हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना आप लोग को। चलिए आगे देखा जाए, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ये प्लेटिनम के द्वारा होता है, विकल्प डी हो जाएगा। प्लेटिनम द्वारा मुख्य रूप से अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित होगा, और प्लेटिनम क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ है। क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। क्लियर? लोहा निकेल लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा निकेल कौन सा हो जाएगा? लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असर्शन रीजन। चलिए असर्शन को पढ़ते हैं, फिर रीजन को पढ़िए, देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, भाई होता है, बिल्कुल सही होता है, असर्शन सही दिया गया है, क्योंकि नमक के कण पानी में पूरी तरह से समान रूप से वितरित होते हैं, जिससे घोल एक ही संगठन होती है। रीजन देखिए, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठक वाला घोल समरस होता है, ये तो कैसे होगा भैया? ये तो गलत दिया गया। एक घोल जिसमें पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन होता है तो उसमें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, ना कि समरस। ये विषमांगी होगा ना, समरस नहीं होगा, विषमांगी होना चाहिए, तो गलत दिया गया। तो सीधे सीधे हो जाएगा इसका राइट आंसर, असर्शन सही है परंतु रीजन गलत दिया गया है। अगला देखिए, उत्कृष्ट धातुओं यानी कि नोबल मेटल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे कथन सही है? मैं बार बार बोलता हूं, स्टेटमेंट को पढ़िए, उससे पहले आप लोग नीचे आइए, कूट की तरफ क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही दिया गया। कभी कभी पूछ सकता है कौन सा कथन इसमें से गलत है, तो यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे 1 by 1। स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो पहला, उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही दिया गया। उत्कृष्ट धातु क्या होती है? तो वैसी धातु जो नम हवा के संपर्क में आने पर संक्षारित ऑक्सीकृत नहीं होती है,
प्रकृति में बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती है। तो उत्कृष्ट धातु जैसे कि सोना, प्लेटिनम, ये प्रकृति में आमतौर पर शुद्ध या मूल रूप में पाई जाती है, क्योंकि वे आसानी से अन्य तत्वों के साथ रासायनिक यौगिक नहीं बनाती है। तो ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। और उत्कृष्ट धातु की बात कही जाए तो मैं यहां पर लिख देता हूं कौन क्या क्या हो सकता है। सोना हो जाएगा, ठीक, चांदी, उसके बाद आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद पैलेडियम हो जाएगा, पैलेडियम हो गया, रोडियम, रेडियम नहीं रोडियम, और इरिडियम, इरिडियम, ये सब नाम लिख लीजिए, हो सकता है पूछ दिया जाए एग्जाम में। अस्थेनियम, अस्थेनियम के बाद आपका ऑस्मियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्मिनियम, ठीक। ये सारे जितने हो जाएंगे ना उत्कृष्ट धातु हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो भाई यहां पर देखो यूरेनियम सीसा का कहीं नाम दिया गया है तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियोधर्मी धातु होगा, सीसा भारी धातु है। यूरेनियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरेनियम रेडियोधर्मी धातु हो जाएगा। और सीसा की बात कही जाए तो सीसा हमारा हो जाएगा क्या, भारी धातु, भारी धातु। तो कौन कौन सा धातु है उत्कृष्ट धातु, ये होंगे, यूरेनियम होगा रेडियोधर्मी धातु, ठीक, और यहां पर देख सकते हो सीसा हो गया भारी धातु। तो एक पहला स्टेटमेंट सही दिया गया, दूसरा गलत था, तो केवल एक यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है और प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। जो ऊर्जा होता है जल यानी कि H2O के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करेगा, ठीक, 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन होगा, जिससे जल का प्रकाश अपघटन या ऑक्सीकरण कहलाएगा। फिर हाइड्रोजन प्राप्त ऊर्जा वाहक का क्या करेगा, यूज करेगा, CO2 को शर्करा यानी ग्लूकोज में अपचयित करने के लिए यूज करेगा। फिर ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में मुक्त हो जाएगा। ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7 8 में भी साइंस में दिया था। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन यानी असर्शन दिया गया, नीचे रीजन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। पहला है असर्शन, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति सीटी बजाने या हवा फेंकने जैसे आंतरिक बल के माध्यम से अपने आप को गति में नहीं ला सकता है। गति प्राप्त करने के लिए उसे बाहरी बल की आवश्यकता होती है, जैसे कि जमीन को धक्का देना, जिससे कि घर्षण आवश्यक है। सीटी बजाना तो एक आंतरिक क्रिया होगा। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति उसके द्वारा निकाली गई हवा एक प्रणाली का आंतरिक बल होगा, और व्यक्ति पर हवा द्वारा लगाया गया बल जो होगा क्या हो जाएगा, ये बल के बराबर और विपरीत होगा। ये वाला यहाँ पर भाई गलत हो गया। रीजन देखिए, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, बिल्कुल सही दिया गया है। यदि किसी प्रणाली पर कोई बाह्य बल अभिक्रियाशील नहीं होगा तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है, सेकेंड लॉ जो है, इसके अकॉर्डिंग उसका कुल संवेग परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि संवेग संरक्षित रहता है। तो ये सही दिया गया है रीजन। असर्शन गलत है, रीजन सही है। यहाँ पर बिल्कुल विपरीत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, असर्शन गलत है परंतु रीजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसे सही है। चलिए 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर है, जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है। ये तो जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक होता है। ये कथन सही है। जल एक ध्रुवीय विलायक होता है, जिसमें उच्च परावैद्युत जो परावैद्युत होता है स्थिरांक होता है, जिसके कारण यह अधिकांश आयनिक यौगिक को आसानी से घोल लेता है। हालांकि सहसंयोजन यौगिक आमतौर पर अध्रुवीय होगा और जल में अच्छी तरह से नहीं घुलेगा, तो अक्सर पानी की सतह पर एक अलग परत बनाएगा। तो ये वाला भी यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। जल सहसंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन आयनिक यौगिक का अल्प विलायक है। तो ये गलत दिया गया है, क्योंकि आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक होगा, ठीक है, किसका, आयनिक यौगिक का, ना कि सहसंयोजक यौगिक का। तो ये गलत हो गया बाबा। तीसरा देखिए, जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। घनत्व जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, या फिर 273 पॉइंट होता है इसका, 273.15 प्लस 4 डिग्री जोड़ लीजिए, ये वाला कितना होगा, 277.5 हो जाएगा, ठीक है। 273.5 था ना, 1 5 था,
और प्लस 4, ये हो गया 277.15, ये एक्यूरेट हो जाएगा केल्विन, इस पर होगा। तो ये सही दिया गया है, पहला और तीसरा सही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन को पढ़िए, क्या है, कवक मूल संगुण परजीविता का एक उदाहरण है, गलत दिया गया, पहला ही गलत है, क्योंकि एक ये गलत उदाहरण है। कवक जो होगा ना, मूल आमतौर पर सहजीविता का उदाहरण होता है, इसका सहजीविता का, ठीक है, तो इसलिए गलत है। कारण देखिए, एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है, ये यहाँ पर सही दिया गया। एक पौधे की जड़ होगा ना, कवक के बीच एक संगुणन का प्रक्रिया होगा, ये सही है, क्योंकि कवक मूल वास्तव में उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ और कवक के बीच का संगुणन होता है, ये सही दिया गया है। तो यहाँ पर असर्शन गलत है और रीजन यहाँ पर सही दिया गया है, विकल्प डी हो जाएगा। असर्शन गलत है और रीजन सही है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करेगा, सही उत्तर चुनने को कहा जा रहा है कूट की सहायता से। चारों स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है, शक्ति को बढ़ा सकता है। शक्ति कैसे बढ़ाएगा? ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो वोल्ट को बढ़ाएगा और घटाएगा। तो वोल्ट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक है, बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी। तो शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है भाई, ठीक है। और धारा और वोल्टता को माप सकता है? नहीं, ये भी गलत दिया गया है। धारा और वोल्टता को मापने के लिए ये नहीं होता है। शक्ति आवृत्ति, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति और आवृत्ति पर समान रहेगा और शक्ति को बढ़ाता नहीं है, बल्कि समान शक्ति स्तर पर वोल्टेज और धारा के अनुपात को बदलता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और साधारण पावर ट्रांसफार्मर जो होगा ना, धारा या वोल्टता मापने के लिए नहीं यूज होगा। हालांकि विशेष जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज होगा, मापन उपकरण में सिग्नल देने के लिए किया जाता है, लेकिन स्वयं मापक यंत्र नहीं होता है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ गलत हो गया। और वोल्टता को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये तो भाई सही दिया गया, दूसरा तीसरा सही है। 2 और 3 यहाँ पर सही हो गया, केवल 2 और 3 विकल्प सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन फिर से दिया गया है, असर्शन को पढ़िए। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ये सही दिया गया है, बिल्कुल सही है। जो उच्चतर तापमान होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर इसमें वास्तव में बढ़ जाएगी। इसका कारण होगा कि तापमान बढ़ने से अभिकारक के अणु को आवश्यक संक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगा, सही है। रीजन देखिए, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। जो तापमान बढ़ेगा तो अणु की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा में वृद्धि के कारण अणु अधिक तेज हो जाएगी, अधिक तेज गति से यूज होगा, जिसके कारण उनके बीच होने वाली टक्कर की फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। अधिक प्रभावी टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया का गति भी तेज हो जाएगा, ये सही दिया गया है दोनों। क्योंकि अणु की तेज गति ही अभिक्रिया के तीव्र होने का मुख्य वैज्ञानिक आधार है, इसीलिए क्या होगा, कारण जो होगा कथन की सही व्याख्या भी करेगा। तो यहाँ पर सही जवाब निकल के रहेगा, असर्शन और रीजन दोनों सही दिया गया है। असर्शन की सही व्याख्या रीजन हो जाएगा, ठीक है, असर्शन की सही व्याख्या रीजन हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। 3 जंतु दिए गए हैं, कौन से स्तनधारी हैं? तो स्तनधारी कौन कौन से हो जाएंगे? तो समुद्री गाय हो जाएगा, समुद्री सिंह हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। स्तनधारी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये मछलियां हैं। समुद्री घोड़ा जो है ना, ये मछली है, मछलियां हैं। क्लियर है? और स्तनधारी नहीं होते हैं, गलफरों से सांस लेते हैं और अंडे देते हैं। ये क्या करेंगे? अंडा देंगे। तो 1 और 3 हो जाएगा ना, केवल 1 और 3, विकल्प बी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ये भूमि पर कब दबाव लगेगा? जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब होगा। दबाव का सूत्र क्या होता है? P = F/A, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन दिया गया, असर्शन को पढ़िए। रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये गलत दिया गया, सरासर गलत दिया गया, क्योंकि रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर क्या होगी? बढ़ेगी नहीं, घटेगी। क्या होगी? ये घटेगी, तो गलत हो गया। रीजन देखिए, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। जब ऊर्जा कोष जुड़ेगा तो परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः बढ़ जाती है। तो असर्शन गलत है, रीजन यहाँ पर सही दिया गया है। असर्शन इज द रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या होगा? जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को बताएगा, तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का फिर से प्रश्न है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ जाती है,
ये गलत दिया गया है। ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ेगी नहीं, गलत दिया गया है। जो विज्ञान का नियम है, अधिकांश द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसकी श्यानता क्या होगी बाबा, उसकी श्यानता घट जाएगी। क्या होगी, घटेगी। ये गलत दिया गया है। दूसरा है रीजन, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ावा देती है या बढ़ा देती है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणु में ऊर्जा मिलेगी, जिससे वह अधिक तेजी से गति करने लगेगा। तो ये वाला यहाँ पर सही हो गया। तो दो वक्तव्य के संदर्भ में कौन सा सही दिया गया पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा असर्शन गलत है परंतु रीजन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार्बैक्टीरियो में किया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा भाई, विकल्प सी आसान सा जवाब हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का यूज होता है कार्बैक्टीरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत के संदर्भ में पूछा जा रहा है, कि क्या है असर्शन बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यकृत वसा के पाचन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यकृत पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा के वायसीकरण में हेल्प करेगा। यही वसा बड़ा ग्लोब्यूल्स की छोटी बूंद को तोड़ देगा, जिससे वसा पाचक एंजाइम की क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी। ये सही दिया गया है। रीजन यहाँ पर देखिए, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि यकृत कोई वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। पित्त में एंजाइम होते ही नहीं है। वसा पाचक एंजाइम जैसे कि लाइपेज, ये तो होगा ही नहीं ना, तो मुख्य रूप से अग्न्याशय द्वारा स्रावित होगा ये। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एंजाइम उत्पन्न करता है, एंजाइम उत्पन्न करता ही नहीं है यकृत। ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन गलत दिया गया है, यानी विकल्प सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। अब असर्शन यहाँ पर दिया गया है क्या, तो 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। यहाँ पर सही दिया गया है, क्योंकि किसानों का स्वस्फूर्त आंदोलन नहीं था। बंगाल के बुद्धिजीवी, पत्रकार, मिशनरी, जो कुछ छोटे जमींदार थे और पहले के कर्मचारी जैसे समाज के अन्य वर्ग का भी व्यापक समर्थन मिला था, जिसमें जागरूकता फैलाई गई थी, कानूनी सहायता मिला था। तो इससे आंदोलन को संगठित करने में हेल्प मिला था, जिससे शक्तिशाली जन आंदोलन बन गया। तो असर्शन क्या है, सही दिया गया है। रीजन पढ़िए, बंगाल में बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकारों का समर्थन किया। ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया। इसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी जैसे पत्रकार शामिल थे, जो हिंदू पेट्रियाट अखबार निकाले थे। कौन सा, हिंदू पेट्रियट अखबार किनके द्वारा निकाला गया था, हरिश्चंद्र मुखर्जी, HM लिख लीजिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा निकाला गया था ये अखबार। ये ध्यान होगा आप सभी को। दीनबंधु मित्र का नाटक था नील दर्पण, नील दर्पण, ये सब उसी समय का जो भी है अखबार है, कोई नाटक था। तो इन सारे चर्चे में जैसे भारत और इंग्लैंड में ध्यान दिया गया, तो असर्शन और रीजन यहाँ पर दोनों सही दिया गया है, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर कूट की सहायता से कौन सा सही कहा रहा है, पूछा जा रहा है। तो पहले कूट की सहायता से बाद में आंसर देख लेंगे, पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट, हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था। ये बिल्कुल सही दिया गया है स्टेटमेंट है। हेक्टर नामक जहाज से आया था, जहांगीर से तुर्की में बात की थी, 400 का मनसब भी पाया था। कितना, 400 मनसब भी मिला था इसको। क्लियर है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये तो सही हो गया भाई। दूसरा है, उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर 400 का मनसब। देखिए यहाँ पर दे ही दिया गया, तो मैं क्यों लिखूं। चलिए, 400 का मनसब मिला था, ये सही हो गया। तीसरा है, उसने पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया था। ये गलत है। कैप्टन हॉकिंस को पुर्तगाली के विरोध में सूरत में तुरंत अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली थी, बल्कि उन्हें 1608 में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। फिर 1613 में सर थॉमस रो के प्रयास से पुर्तगाली पर ब्रिटिश सेना की जीत के बाद जहांगीर ने 1613 में फैक्ट्री स्थापित करने का फरमान जारी किया था। 1608 में नहीं मिल पाया था, ठीक है। 1608 में कहीं क्वेश्चन में आए तो नहीं, 1613 में इसको शाही फरमान मिल गया था। किसके प्रयास से, थॉमस रो के प्रयास से। थॉमस रो एक ब्रिटिश गवर्नर था, इसके प्रयास से। तो ये वाला गलत हो गया यहाँ पर। पहला दूसरा सही है, यहाँ पर केवल 1 और 2 विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कूट भी दिया गया है भाई, देख लेते हैं। चलो, कूट भी दिया गया है यहाँ पर, और कूट में क्या कहा जा रहा है, गलत या सही। देखिए, यही मैं बार बार बोलता हूं, कौन से असत्य हैं, आ गया ना इस तरह का क्वेश्चन। चलिए, असत्य को चूज करना अब इसमें से कौन कौन सा इनकरेक्ट होगा। चलिए, पहला पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दिया। ये वाला बिल्कुल गलत दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो याद होगा आप सभी को 1761। दुर्रानी साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली मराठा को हराया था। यहाँ पर क्या दिया रहा, लोधी वंश, लोधी वंश नहीं बाबा, मराठा को हराया था, इस वजह से गलत दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वीरगति, नहीं ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब से कब तक, 1790-92 में तीसरा हुआ था, ये तीसरा हुआ था 1790-92, फिर चौथा हुआ था 1799, मई महीना था, उसी समय इसकी मृत्यु हुई थी, तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली पलासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी। सही है। पलासी की लड़ाई कब, 1757। सुपर 30 वालों, अभी हाल में मैंने आपको करवाया है। रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देता है। फिर नवाब के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात ने इस लड़ाई के परिणाम को तय कर दिया और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व की नींव रख दी थी। तो ये वाला यहाँ पर सही हो गया। तो गलत हो गया पहला और दूसरा। भाई पूछा जा रहा था कौन सा सत्य है, गलत कौन सा था, यही पूछा जा रहा था। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट था। आगे देखिए, औपनिवेशिक भारत की भू राजत्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणिक है, कौन सा विवरण प्रमाणिक होगा ये बताना आपको। स्टेटमेंट की सहायता से यहाँ पर यूज करना है। सही, इसका मतलब है सही पूछा जा रहा है। ठीक, पहला देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया था। यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, बेबी को बेस पसंद है, एक सॉन्ग का नाम है, मैं गलत सेंस में नहीं, बेबी को बेस पसंद है, बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है। चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन अगर पूछा जा चुका है बड़े बड़े आयोग के द्वारा, तो वहां से हटकर किसी भी तरफ बनाएगा, मतलब बनाएगा बीपीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, तो ये वाला स्टेटमेंट भाई बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था। उस दौरान कई बड़े जमींदार भूस्वामी अपने हित की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सफल विद्रोह से उनकी जमींदारी और विशेषाधिकार जो होगा छीन जाएगा, और बाद में अंग्रेज उनकी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए भूस्वामी वर्ग का समर्थन किया था। फिर स्थानीय शासक जैसे पटियाला का शासक, कश्मीर राजा, ये सभी विद्रोह का समर्थन नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज की मदद किया था, जिससे विद्रोह को दबाने में आसानी हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है। यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदार को भूस्वामी और लगान संग्रहकर्ता नहीं माना था। 1793 के अस्थायी बंदोबस्त में पहली बार औपचारिक रूप से जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बताया गया था। कब? 1793 में, ना कि 1784 में। तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तमरारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। ये वाला भाई बिल्कुल सही दिया गया है। कॉर्नवालिस द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त ये लागू किया गया था कब? 1790 में। ठीक है, फिर 10 वर्ष तक चला था, जिसे बाद में 1793 में बंगाल, बिहार, ओडिशा में अस्थायी कर दिया गया था, जिसमें जमींदार को भूमि का मालिक मानकर उसे निश्चित लगान वसूलने का समझौता भी किया गया था। ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो विकल्प सी सही है, केवल 1 और 3। आगे देखिए, ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय समाज और क्षेत्रों के वंचित वर्ग में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प कौन सा होगा? 1813 का चार्टर एक्ट था, ईसाई मिशनरी के लिए भारत में द्वार खुले। आगे देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। यह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। बगावत या प्रकाश स्तंभ शब्द मौलवी अहमद उल्ला शाह को संदर्भित करता है।
अवध क्षेत्र विशेष रूप से फैजाबाद, लखनऊ का क्षेत्र एक प्रमुख नेता के रूप में था ये, और अपनी संगठनात्मक क्षमता, वीरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विभिन्न गुट को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इन्होंने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, बिल्कुल सही दिया गया है। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध खासी जनजातियों का प्रतिरोध था, जो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए खासी क्षेत्र में हुआ था। कौन सा? ब्रह्मपुत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए यह विद्रोह हुआ था, ये तो सही हो गया भाई। दूसरा है, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया। ये 1822 से 1841 का मामला है, 1822 से 41 का, ये भी सही है। तीसरा है, रंपा विद्रोह 1922 से 24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। यहाँ पर सही दिया गया है, इन्होंने मिलकर वन कानून के खिलाफ संघर्ष नेतृत्व किया था, और मन्यम वेडुडू यानी जंगल का हीरो कहा था, वहां के लैंग्वेज में इनको कहा गया था मन्यम वेडुडू। इसका मतलब होता है जंगल का हीरो, हीरो ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये यहां पर सही हो गया। तो यहां पर तीनों के तीनों करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया और कहा जा रहा है कौन सा ये से सही है या है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को पहले क्लियर करेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया जाता है आर्य समाज की स्थापना। 1875 ईस्वी की बात कही जाए तो 1875 में बंबई में था। ठीक, उसके बाद 1877 में इसको लाहौर किया गया। ठीक है, लाहौर कब किया गया? 1877 में। तो ये वाला यहां पर सही हो गया। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। ये वाला भी यहां पर बिल्कुल सही दिया गया स्टेटमेंट है। तीसरा है, आर्य समाज ने वेदों और पुराणों के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। ये गलत दिया गया है, क्योंकि आर्य समाज वेद को परम मानता था और अचूक प्रमाण माना है, तो ये गलत दिया गया है। ठीक, चौथा है, आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया। बिल्कुल सही दिया गया है। ये जन्म आधारित व्यवस्था जो जाति प्रथा का विरोध किया था, लेकिन वेद के अनुसार कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का समर्थन करते थे, जहां व्यक्ति के गुण और कार्य के आधार पर उनका वर्ण निर्धारित होता था, ना कि जन्म से। मान लो कि अगर कोई पंडित ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो वही पंडित बनेगा, ऐसा नहीं। अगर गुण है राजपूत के अंदर, क्षत्रियों के अंदर, तो वो भी पंडित बन सकता है, वैश्य के अंदर है तो वो भी पंडित बन सकता है। इस आधार पर आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया था। तो ये चौथा सही है। 1, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। 1, 2 और 4 यहाँ विकल्प सी यहाँ पर सही हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा, देख लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे, ये गलत दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ये सही है। 1828 में ब्रह्म समाज, कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक, बाद में इन्होंने ही ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के नाम दिया गया, पहले ब्रह्म सभा था इसका नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज वैदिक धर्म आधारित था, सुधार आंदोलन था ये। आगे है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, 1 मई 1897, 1 मई 1897, ये डेट याद होगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। फिर महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की, बल्कि न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में इन्होंने हेलेना वालावत्स्की और कर्नल हेनरी ऑलकोट ने की थी। ठीक है, तो ये वाला यहां पर गलत हो गया। इसकी स्थापना किसने किसने की थी 1875 में? तो वालावत्स्की, मैं यहां नाम लिख देता हूं, वालावत्स्की, ठीक, प्लस कर्नल हेनरी, कर्नल हेनरी। महादेव गोविंद रानाडे ने इनके द्वारा किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। ये वाला गलत था, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो गया। आगे देखिए, वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किए आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया। राइट आंसर होगा 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, विकल्प बी 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट, 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट।
वो डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? कूट की सहायता से यूज करके उत्तर चुनना है। पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट इन एड शुरू किया गया, बिल्कुल सही है। वो डिस्पैच 1854 एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश सरकारी दस्तावेज था, मैग्ना कार्टा भी कहा गया। किसका? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसको? वो डिस्पैच को। ये पूछा जाता है, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन में। दूसरा है विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही दिया गया है, बिल्कुल। वो डिस्पैच 1854 में आया था। तो शिक्षा के पदानुक्रम के आधार पर बांटा था, प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक की स्थापना। अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषा को भी बढ़ावा दिया था, हर प्रांत में शिक्षा विभाग बनाना, अनुदान सहायता प्रदान करना, व्यवसायिक महिला शिक्षा पर भी जोर दिया था। फिर लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करना इसी में शामिल था, जिसका लक्ष्य था कि सिविल सेवक तैयार करके पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन सा? पहला और दूसरा। तीसरा है शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर जो था ना, ये प्राइमरी लेवल पर लोकल लैंग्वेज था, यानी कि हिंदी। फिर हायर लेवल पर जो विश्वविद्यालय स्तर पर था, यहाँ पर इंग्लिश को बढ़ावा दिया था इसने। ये चीज ध्यान रखना आपको, ये गलत हो गया। पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तो 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की? करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, जर्मनी में इन्होंने शुरुआत किया था, विकल्प सी। अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुजरात का द्वितीय अभियान 1575, ये वाला सही नहीं है, क्योंकि 18 जून 1576 को राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रा उदयपुर के पास मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की यहां पर लड़ाई होती, जिसका नेतृत्व मुगल सेनापति राजा मान सिंह कर रहे थे। डेट था 18 जून 1576 का, ठीक है, और राजा मान सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक। तो ये वाला यहां पर सही नहीं दिया गया, क्योंकि 1575 नहीं होगा, 18 जून 1576। चलिए आगे देखा जाए। मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, राजा जयसिंह, ठीक है, जयसिंह। अगला है मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1679 ईस्वी, विकल्प डी यहां पर सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत में हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दशराग्य युद्ध जैसे वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? सही जवाब होगा, ये ऋग्वेद से ज्ञान मिलता है, विशेषकर इसका 7वां मंडल। कौन सा? इसका 7वां मंडल से इसके बारे में जानकारी मिलता है। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट है और कूट की सहायता से यूज करके यहां पर देख लेंगे। पहला है ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है, बिल्कुल सही है। मुख्य रूप से कबीलाई ढांचा जो जनजातीय संरचना है और राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए है, जिसमें जन जो होता है ना, कबीला होता है, कबीला यानी कि जन जो होता है ना, कबीला होता है। और सबसे बड़ी इकाई थी राजा राजन का चुनाव सभा होता था, समिति जैसी संस्थाएं हुआ करती थी जो युद्ध, प्रशासन और सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिससे उस समय सैन्य, लोकतंत्र और समाज की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसमें विदत सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ये लोकतांत्रिक संस्था थी जो विशेषकर ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी इसका जानकारी मिलता है, सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं, अथर्ववेद का मामला आएगा इसके बारे में, ये भी टिक करना आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे करेक्ट, तो विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चूज करना है। सूची 1 में प्राचीन नाम दिए गए, दूसरे सूची में आधुनिक नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको मिलान करके, उसके बाद कूट की तरफ बढ़ लेंगे। पहला दिया गया है क्या? उर्वरा यानी कि उपजाऊ भूमि होता है उर्वरा। दूसरा है सीता यानी कि हल की बनी नलियां होती है, सही दिया गया। अवल यानी कूप यानी कुआं, उर्दुर होता है अनाज मापने वाला पात्र। इसी तरह कुसीद लिखिएगा वर्ड आप लोग, ये सब दिया ही गया, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं लिख लीजिए। कुसीद यानी ऋण लेने तथा बलि देने की प्रथा, ऋण लेने प्लस बलि देने की प्रथा, ठीक। फिर एक अनस होता है, अनस, अनस क्या होता है? अनस बराबर लिख लीजिएगा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था। ये सारे चीज ध्यान रखना। तो मिलान क्या करना है इसमें, 1 2 3 4 सीधे मिलान किया हुआ ही
1 2 3 और 4, विकल्प सी यहां पर सही हो गया। चलिए आगे देखा जाए। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, विकल्प सी सी है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लेते हैं। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ या जोशी मठ उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, जोशी मठ जो होगा यानी जोशी मठ कहा जाता है, ये उत्तराखंड का हो जाएगा। कहां? उत्तराखंड, यूके। फिर यहां पर आप लोग आएंगे कौन सा? द्वारका मठ। बताइए द्वारका मठ कहां पर है, कमेंट करो आप लोग। फिर श्रृंगेरी मठ देख लीजिए, श्रृंगेरी मठ तो कर्नाटक में भाई। उसके बाद पुरी वाला मामला जो आएगा तो ये हो जाएगा उड़ीसा में, पुरी हो जाएगा उड़ीसा में। द्वारका मठ कहाँ होगा? तो पश्चिम में शारदा मठ है। ठीक है, द्वारका मठ भी यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में ही। शारदा और द्वारका दोनों हो जाएगा। शारदा भी पूछा जाए ना आपको, शारदा मठ, तो ये भी हो जाएगा गुजरात में ही। आगे देखिए, तारीख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है? अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी है, 11वीं सेंचुरी का मामला है और इस समय भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान, संस्कृति का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का मामला है, विकल्प सी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत संघीय प्रणाली शक्ति का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सा? संघ, राज्य और समवर्ती सूची, सारा सूची दिया गया है ये। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? कौन सा नहीं होगा? तो आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं दिया गया है, विकल्प बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उद्देशिका में 5 स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है उद्देशिका में? एक तो हो जाएगा भाई यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता, ये वाला तो हो ही जाएगा, पहला लिख लीजिएगा विचार की स्वतंत्रता। दूसरा लिख लीजिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी हो जाएगा। विश्वास की स्वतंत्रता तीसरा लिख लेना। और कौन कौन सी स्वतंत्रता है? चौथा में लिखिएगा आस्था की स्वतंत्रता। ठीक है, आस्था की स्वतंत्रता। फिर 5वां लिख लीजिएगा उपासना की स्वतंत्रता। कहते हैं ना धर्म की आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, आप लोग प्रेम्बल जब पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे ये सारी चीज दिया गया है। आगे देखिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तो ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार है भारत में, विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, वोट दे सकता है। एक संवैधानिक अधिकार होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 के तहत आता है। कौन सा? आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1989 में, जिसमें इसकी आयु कितना 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था वोटिंग की आयु। आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। क्या होगा इसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है, विकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही शासन को जनता के करीब लाएगा और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आगे देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यह आर्टिकल 21 हो जाएगा, विकल्प भी यहाँ पर सही है। क्लियर है? और विवाह का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार होगा। ठीक है, विवाह का अधिकार जो होगा, कौन सा अधिकार होगा? पूछा जा सकता है कभी, तो ये हो जाएगा सार्वभौमिक अधिकार। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? सही जवाब 5वीं शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में कहा गया, 5वीं अनुसूची में कहा गया है। यह प्रावधान जो है आदिवासी समुदाय को उनकी भूमि से विस्थापन से बचाने के लिए और भूमि के संसाधन पर उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, और यह 5वीं अनुसूची का पार्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? यह समिति हो जाएगा कौन सा? बताओ भाई, कौन सी समिति होगी? प्राक्कलन समिति होगी, विकल्प डी। 30 सदस्य होंगे, सभी सदस्य लोकसभा द्वारा सदस्य में चुने जाएंगे। ठीक है, आश्वासन समिति में क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा दोनों से होगा। तो लोकसभा से कितने होंगे? 15 होंगे, और राज्यसभा से कितने होंगे? इसमें 10 सदस्य होंगे टोटल। क्लियर है? प्रत्यायोजित यहाँ पर है, अगला है प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति। तो इसमें दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से होंगे, प्रत्येक सदन में 15 सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा से भी 15 होंगे और राज्यसभा से भी 15 सदस्य होंगे। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होंगे,
22 सदस्य होंगे टोटल, ठीक है, जिसमें लोकसभा से 15 होंगे, ठीक, और राज्यसभा से 7 सदस्य होंगे। प्राक्कलन समिति की बात कही तो एकमात्र वित्तीय समिति है जिसमें केवल लोकसभा यानी निचले सदन के टोटल सदस्य होंगे सारे के सारे प्राक्कलन समिति से। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? यह निर्धारण करेगा भारतीय संसद। विकल्प सी राइट आंसर होगा। और भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत यह अधिनियमित किया गया है। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 4 स्टेटमेंट है, कूट की सहायता से करेक्ट बताना है। पहला है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, बिल्कुल सही दिया गया है और ये कहा गया है आर्टिकल 154, ठीक है, 154 में। दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ये भी सही दिया गया है आर्टिकल 157, ये तो हो गया 154 में, ये हो गया 157। तीसरा है वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, बिल्कुल सही दिया गया है आर्टिकल 156 क्लॉज 1, 156 क्लॉज 1 में कहा गया है। अगला है राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो भाई इसको हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया स्पष्ट आधार नहीं है, लेकिन 156 में ही राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। तो ये वाला गलत हो गया। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो देख लीजिए विकल्प बी है 1, 2 और 3 करेक्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? कौन से सही होंगे? पहले 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। सीएजी जो होता है मुख्य रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होगा। जनकोष के संरक्षक, कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला है वह किसी कर की निवल प्राप्ति को प्रमाणित करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी भाई सही है। तीसरा है वह राज्य सरकार को लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, यह भी ऊपर बताया अभी, तीसरा भी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 279 के अनुसार किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है। कौन सा आर्टिकल? 279, यहाँ पर पढ़ लेना आप लोग। चौथा पढ़िए, भारत की संचित निधि से धन की निष्कासी पर उसका नियंत्रण होता है ना बाबा। ये जो होता है ना संचित निधि पर उसका नहीं होता है, क्योंकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, भारत की संचित निधि से धन निकासी को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो ये वाला गलत हो गया। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। 1, 2 और 3 विकल्प सी करेक्ट हो गया। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है, कैसे? तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा एनडीपी, तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो गया। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाएगा? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि होगा तो इसको यूज नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि क्या होगा, सैद्धांतिक रूप से क्या होता है कि आर्थिक विकास की अवधारणा में मेन रूप से सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी होता है या पर कैपिटा इनकम में वृद्धि को शामिल किया जाता है। इसमें आमतौर पर विश्व बैंक या अन्य जो आउटर सोर्स है इसमें वित्तीय सहायता ऋण में वृद्धि को शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए शुरू से जो हेराल्ड डॉमर मॉडल हो जाएगा, चाहे फिर महालनोबिस मॉडल, पहले से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना था। सारे को पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वैसे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास, विकल्प डी इसका सही होगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2012 से 17 तक चला था। फिर इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया और इसका मतलब था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यही इसका मेन था, जिसमें कि 8% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें गरीबी कम करना, रोजगार का अवसर बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी बुनियादी ढांचों में सुधार करने का उद्देश्य था इसका। आगे देखिए, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इनकरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प बी। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। पापा ये गलत दिया गया है। वर्तमान में जो है ना आरबीआई नीतिगत निर्णय के लिए मुख्य रूप से सीपीआई यानी कि खुदरा मुद्रास्फीति का वो यूज करता है, ना कि केवल थोक मूल्य सूचकांक का। तो मुद्रास्फीति जिसमें आम भाषा में महंगाई कहा जाता है, तो एक निश्चित समय में वस्तु और सेवा के सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली लगातार वृद्धि होगी, जिसके कारण मुद्रा यानी कि पैसे की क्रय शक्ति जो होगी, क्या होगी? क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तब उतने ही पैसे पहले की तुलना में कम आसान लगने लगेगा, तो कम सामान भी मिलेगा यहाँ पर। ये वाला हो जाएगा मुद्रास्फीति की दर गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये गलत दिया गया है। आगे देखिए, सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी। बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी, आसान हो जाएगा। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है?
कैश रिजर्व रेशियो, ये हो सकता है पूछा जाए कभी कभी, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं होगा इसमें से? तो मानव संसाधन विकास करना। ठीक है, तो ये कौन सा है? विकल्प डी, एनएचएम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसका शॉर्ट में एनएचएम के नाम से भी जाना जाता है। किसी कर को किसी स्थिति में प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव कहा जाएगा। कब कहा जाएगा ऐसा रिग्रेसिव? तो ये हो जाएगा अमीरों की तुलना में गरीब पर अधिक भार पड़ेगा तब। तो विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है, तो एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा। ठीक है, विकल्प बी, एक ही व्यक्ति पर एक करापात और कराधान दोनों होगा। मान लीजिए प्रत्यक्ष कर को किसी अन्य व्यक्ति का स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, इसमें कर चोरी की संभावना कम होगी, क्योंकि सीधे आय जो होंगे संपत्ति पर लगता है, टैक्स जो होगा किस पे लगेगा? सीधे संपत्ति पर लगेगा। तो प्रत्यक्ष कर जो होगा प्रकृतिशील प्रकृति का होगा, जिसमें कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी मिलता है, सरकार को करदाता की वास्तविक आय की जानकारी मिलती है, इससे कर प्रणाली पारदर्शी बनता है। इसलिए प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं करवाया गया? कौन सा नहीं होगा इसमें से बताइए? तो यहां पर कोई नहीं। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक रहा था, लेकिन ये शासनकाल ना मानो तो जहर वाला शासनकाल, आग लगाने वाला शासनकाल था। जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो सड़क आजम नाम से जाना जाता है, जो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होता है, दिल्ली लाहौर होते हुए सिंध यानी उत्तर पश्चिमी सीमा तक जाता है। तो आगरा से बुरहानपुर सड़क दक्षिण उत्तर भारत को दक्षिण भारत में प्रवेश करता है, बुरहानपुर से जोड़ता है, तो ये तो होगा ही भाई। ठीक, आगरा से चित्तौड़ जोधपुर होते हुए राजमार्ग का निर्माण जो राजपूताना क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत करने, व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया गया था, तो ये भी हो जाएगा। बंगाल से सिंध तो हो ही जाएगा। तीनों के तीनों शेरशाह सूरी के द्वारा जीटी रोड ही ये पूरा है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अंग्रेजों द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? बताइए। 1620 में स्थापना हुआ था, जो आलमगंज में हुआ था। कहां पर हुआ था? पटना के आलमगंज में। फिर बाद में 1651 से 52 गुलजार बाग पटना में स्थापित किया गया। कहां पर? पटना के गुलजार बाग में स्थापित हुआ, एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई थी गुलजार बाग में। आगे देखिए, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिसमें 2001 और 11 के ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? ये किशनगंज और सहरसा का जिला है। विकल्प डी यहां पर सही हो जाएगा। 2001 में ना किशनगंज 31.02 सबसे कम था, 31.02% था शिक्षा दर, और 2011 में सहरसा 41.68 सबसे कम रहा था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सहरसा, फिर अररिया भी 34.94 के साथ कम है। इस तरह घटते बढ़ते क्रम में आते रहते हैं, तो देख लेने के बाद लिटरेसी रेट। अभी ये भी पूछा जा सकता है कि महिला का लिटरेसी रेट क्या था, जो कि अभी दरोगा वाले एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? ये हो जाएगा आर्य मंजू श्री मूल कल्प। विकल्प सी सही जवाब है इसका। और ये ग्रंथ ना गुप्त सम्राट उनके शासन काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलता है यहाँ से। दीप वंश है और महावंश है, ये श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है। कहां से? श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है ये दीप वंश। फिर बिना पिटक की बात कही जाए तो बौद्ध धर्म के मठवासी जो है, इनके नियम का वर्णन है। किसका? बौद्ध धर्म के मठवासी, बौद्ध धर्म मठवासी, और इनके नियम का वर्णन है इसमें। किसमें? विनय पिटक में। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो बताइए किनके द्वारा हुआ थी? सबा कामी के द्वारा हुआ था। विकल्प सी। 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह हुआ था रोहिणी क्षेत्र में। कहां पर? रोहिणी क्षेत्र। विकल्प ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिला वर्तमान में झारखंड के रोहिणी गांव से होता है। डेट था 12 जून 1857। यही मामला गड़बड़ हो गया था, डेट रखा गया था पहले हो गया उसके। रोहिणी के बाद फिर होता है 3 जुलाई 1857। कहां पर होता है? ये होता है पटना में। ठीक है, कहां होता है? पटना। पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे? पीर अली कर रहे थे। फिर इसके बाद आरा जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। बिहार में विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता ये बन गए थे, कुंवर सिंह।
बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, कूट की सहायता से बता देना है। पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो भाई बिल्कुल सही दिया गया, आर्कियन एज में हुआ था, ये सही है बिल्कुल। दूसरा है तृतीयक शैली का विस्तार चंपारण जिले में है, ये भी सही दिया गया है। खास करके धारवाड़ क्रम की चट्टाने की बात कही जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, पहले तो हो जाएगा मुंगेर, फिर जमुई, जमुई हो जाएगा और नवादा। धारवाड़ क्रम की चट्टाने का विस्तार यहां से यहां तक है। तृतीयक शैली की जो बात कही गई है पश्चिम चंपारण जो सोमेश्वर श्रेणी में पड़ता है, कहां सा, इसका जो विस्तार है सोमेश्वर श्रेणी में पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ये भी सही हो गया। तीसरा है विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, तो भाई चतुर्थ चट्टाने जो बिहार का विशाल मैदानी क्षेत्र है मुख्य रूप से चतुर्थ चट्टान से बना है, तो गंगा और उसकी सहायक नदी से बना है, तो ये वाला पार्ट पड़ेगा नहीं, तो ये वाला यहाँ पर क्या है, विंध्य क्रम की चट्टान का विस्तार बिहार में नहीं है, गलत दिया गया क्योंकि इसका विस्तार पूर्ण रूप से है। ठीक है, फिर बिहार में मैदानी क्षेत्र में चतुर्थ चट्टाने पाई जाती हैं, ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। 1, 2 और 4 करेक्ट है, कौन सा सत्य है पूछा जा रहा है, 1, 2 और 4 विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में मैदान में प्रवाहित नहीं होती है, मैदानी भाग में प्रवाहित नहीं होगी, पुनपुन नदी हो जाएगी, विकल्प सी हो जाएगा। जो उत्तर बिहार की नदियां हैं जो गंगा में उत्तर में बहती है और दक्षिण बिहार की नदियां जो गंगा के दक्षिण में बहती है। पुनपुन नदी जो होगा दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है, इसका उद्गम जो होता है झारखंड के पलामू से होता है, कहां से होता है, झारखंड के पलामू से होता है। ठीक है, पलामू जिला है और पलामू जिला का छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार यहीं से निकलती है। बूढ़ी गंडक, गंडक घाघरा के बारे में देख लेना। अभी देखिए हाजीपुर में गंगा में मिलती है कौन सी नदी, गंडक नदी, ये पूछा गया था दरोगा वाले में। आगे देखिए बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था, इजिली आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी, विकल्प भी, और ये मैं करवाया भी हूं सेशन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा में जो है ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि मांझर कुंड जलप्रपात कहां पर होगा बताइए आप लोग। सबसे पहले देख ली ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो बिहार के नवादा में, ये तो सही है भाई। फिर तुतला भवानी, तुतला भवानी हो जाएगा बिहार के रोहतास में, तो ये सही है। तेलहर कुंड जलप्रपात हो जाएगा बिहार के कैमूर में, भभुआ अधौरा मार्ग पर है, तो ये वाला भी यहाँ पर सही होगा। तो मांझर कुंड जलप्रपात जो होगा ना रोहतास जिला के सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर है, ये हो जाएगा रोहतास ना कि नालंदा, इसीलिए ये वाला सही भी हो जाएगा क्योंकि गलत मिलान पूछा जा रहा था। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बना है, चट्टानी प्रणाली के उनके विवरण से मिलान कीजिए, कूट का यूज करके सही उत्तर चुनना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, नहीं बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अब इसको मिलान कर लेते हैं। पहला धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ चट्टान होगा दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभी मैंने ऊपर भी बताया ना, अभी क्वेश्चन हुआ ऊपर। फिर है विंध्यन चट्टान, तो विंध्यन चट्टान फिर ये भी बताया मैंने, दक्षिण पश्चिम बिहार का है, कैमूर सोन नदी का जो रोहतास का क्षेत्र है। टर्शियरी चट्टान हिमालय तराई क्षेत्र मुख्यतः पश्चिम चंपारण में पाया जाता है ये, ठीक है, टर्शियरी चट्टान। फिर एक बच गया क्वार्टरनरी चट्टान, तो गंगा का मैदान हो जाएगा। ये हो गया 3, 4, 1 और 2, 34, 12, 34, 12 देख लो भाई कौन सा है, 3, 4, 1 और 2, विकल्प सी करेक्ट हो गया। आगे देखिए बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों ही सीमा साझा करता है, ये हो जाएगा किशनगंज, दोनों के साथ सीमा साझा करेगा। और ये देख लेना आप लोग इंटरनेशनल बाउंड्री बिहार का किसके साथ लगता है और बिहार का कौन से राज्य के साथ सीमा लगता है, दोनों देख लेना आप लोग। आगे देखिए बिहार बजट 2026-27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार है, इसका टोटल बजट का सीमा क्या है, तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए, विकल्प सी। आगे देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है, इसका सही जवाब होगा 7.4%। बिहार राज्य के गठन की डैश वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया है, कौन सा वर्षगांठ था, तो 113वां, विकल्प बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा, ये कौन सा शहर है, नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा 27 मार्च तक। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको का। 10वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन से देश ने भाग लिया है, तो ये देश है कौन सा, स्कॉटलैंड,
बहुत ही बेहतरीन टीम है। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश ने जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? सही जवाब हो जाएगा वियतनाम, विकल्प ए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? यह हो जाएगा अफगानिस्तान से संबंधित है। ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। यहाँ पर एक तरफ पहले सूची में संस्था या देश दिया गया है, फिर दूसरे में उसकी नियुक्ति दी गई है। इसको मिलान करते हैं, उसके बाद कूट की सहायता से करेक्ट आंसर भी चूज कर लेंगे। पहला है IMF कार्यकारी, तो ये उर्जित पटेल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुचितन चार्न विराकुल। फ्रांस के तो सेबेस्टियन लोकार्नो। और ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। भाई सही दिया गया, सारा का सारा यहाँ पर मिलान किया हुआ ही है। 1, 2, 3 और 4 विकल्प डी करेक्ट हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ये हो जाएगा निर्मल मिंडा। कौन है? निर्मल मिंडा, विकल्प सी हो जाएगा। और नियुक्तियों की बात कही जाए तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू बने हैं। ठीक है, कौन बने? संगम कुमार साहू। फिर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं शशि प्रकाश गोयल। ONGC के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। BIS के महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। ये सारा नाम ना आप लोग नोट कर लेना फिर से वीडियो को बैक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? ये हो जाएगा यूरोपियन यूनियन ने घोषित किया। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना हुई है 1979 में हुआ। कब हुआ इसकी स्थापना? 1979 में, 1979 में। हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? भाई नाम सुन के ही लग रहा है असम का होगा। विकल्प सी होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा, जो तिनसुकिया जिले से डुमडुमा में मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपात योजना की शुरुआत किया इन्होंने। इस योजना के तहत पंजीकृत चाय बागान में काम करने वाले स्थायी और अस्थायी श्रमिक को 5,000 की एकमुश्त सहायता राशि उनके बैंक में दी जाएगी। कितने? 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी इसमें। आगे देखिए, भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम क्या है? ये है हंसजा शर्मा, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। जो कि भारतीय सेना की महिला अधिकारी हैं, कैप्टन हंसजा शर्मा। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड हुई हैं ये। और भी भारत की महिलाएं जो प्रथम है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की पहला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर बने थे। फिर रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा बने थे। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया को बनाया गया था। अभी हाल में महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP बनी है रश्मि शुक्ला। ठीक है, और BSF की पहली महिला स्नाइपर भी बनी थी सुमन कुमारी। ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे। आगे देखिए, भारत ने किस राज्य से जीवित जर पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? ये मेघालय हो जाएगा, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 2026 के कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ये राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये राज्य है हमारा मध्य प्रदेश वाला, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। क्लियर। मध्य प्रदेश का 2002-03 में कृषि बजट 600 करोड़ था, अब आगे बढ़कर 27,000 करोड़ हो गया। कृषि का बजट जो मध्य प्रदेश का है, कृषि पर बहुत फोकस देता है मध्य प्रदेश। 27,000 करोड़ का बजट हो गया किसका? कृषि बजट का। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र का, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाए, वह कब हुआ? तो राइट आंसर होगा 27 जनवरी 2026 को हुआ है, विकल्प ए सही हो गया। हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी डॉट। ठीक, सी डॉट, विकल्प सी मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। आखिरी प्रश्न आज के टेस्ट का, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है? यह है पहला, लचीला, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसी को चुना गया है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भाई हर बार की तरह बता दो कितने सही हुए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था तो आपका कम से कम 67 प्लस होना चाहिए।
ठीक है, मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।